हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, बोल्ट क्या होता है? आपका बोल्ट एक मेटल की पिन से तैयार किया जाता है। ठीक है, इस मेटल की पिन के एक एंड पर आपका हेड होता है। ठीक है, ये आपका हेड कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है जिसे हम शंक बोलते हैं। इस शंक पर आपके थ्रेड कटाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, नट को चढ़ा सकें, यानी कि रिसीव कर सकें। ठीक है, अब हम जब हम कहते हैं कि बोल्ट कनेक्शन तैयार करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जिन जिन को हमें जोड़ना है उनमें बोल्ट होल किए जाते हैं। बोल्ट होल करने के बाद उन होल्स में आपका जो बोल्ट है वो डाला जाता है, और डालने के बाद जो आपका नट है थ्रेड पे चढ़ा करके उनको टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपका जो एक बोल्ट कनेक्शन है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, नाउ ये आपको कहते हैं एक बोल्ट कनेक्शन का कहते हैं फिगर दिखा रखा है। ठीक है, ये आपको बोल्ट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका नट कहलाता है। ये नट हो गया, ये आपका बोल्ट हो गया। ठीक है, इसमें बोल्ट का ये जो एक एंड है जिस पर कहते हैं आपके निशान बने हुए हैं, ये आपको कहते हैं हेड कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिरा थ्रेड कहलाता है, या थ्रेड लेंथ कहेंगे इसे, जिसमें आपको कहते हैं खांचे कटे हुए हैं। ठीक है, ये आपका शंक कहलाता है। ये आपका वॉशर है। ठीक है, और ये आपकी बोल्ट लेंथ कहलाती है। ये आपकी क्या है, बोल्ट लेंथ कहलाती है। ठीक है, इसमें आपकी जो बोल्ट का हेड है उसके इनर साइड से जो आपका वॉशर है उसकी इनर साइड, या अगर हमने वॉशर यूज़ नहीं किया है तो जो आपका नट है उसकी इनर साइड तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी ग्रिप या ग्रिप लेंथ कहलाती है। ठीक है, ग्रिप लेंथ क्या होती है? ग्रिप लेंथ आपकी कहते हैं जो भी हम मेटल के पीस हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस के सम के बराबर होता है। ठीक, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है का टाइप ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया इन्होंने। पहला मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग आपके तीन टाइप के होते हैं: अनफिनिश्ड बोल्ट या ब्लैक बोल्ट, फिनिश बोल्ट या टर्न बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट। ठीक है, ये तीन टाइप होगा मटेरियल के अकॉर्डिंग। और आपको कहते हैं लोड ट्रांसफर के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप के होते हैं, एक वियरिंग टाइप, दूसरा आपका फ्रिक्शन टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो मटेरियल में क्या है आपका, सबसे पहला है आपका अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट। ठीक है, ये जो बोल्ट हैं आपको कहते हैं माइल्ड स्टील रॉड से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो हेड है, इन बोल्ट का जो हेड है वो स्क्वायर या हेक्सागोनल रखा जाता है। ठीक है, इनका जो शंक है आपका अनफिनिश्ड दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जो शंक है वो ठीक राउंड शेप में नहीं दिया जाता है, यानी कि जो उनकी सरफेस है वो आपकी कैसी होती है, रफ सरफेस होती है। ठीक है, रफ सरफेस होने की वजह से जो आपका बोल्ट होल है और जो बोल्ट है उनमें कहते हैं जो कनेक्टिविटी यानी संपर्क जो है वो बेटर नहीं होता है, इसीलिए जो लोड ट्रांसफ़र है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए इनका जो यूज़ है वो आपको कहते हैं हैवी लोड के लिए नहीं किया जाता है। तो इनका जो हम यूज़ करते हैं वो आपके लाइट स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको कहते हैं 12 mm, 16, 20, 22, 24, 27, 30 या 36 mm में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके बोल्ट के अगर हम क्लास की बात करें तो आपके M16, M20, M22। ठीक है, यहाँ पे M आपका मेट्रिक हेड के लिए डिनोट कर रहा है, सॉरी मेट्रिक थ्रेड के लिए डिनोट कर रहा है, मेट्रिक थ्रेड। ठीक है, और ये 22 जो 16 या 22 जो लिखा है, जो नंबर्स लिखे हैं वो आपको कहते हैं डाया ऑफ शंक को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ना जो नेक्स्ट टाइप है आपका इसमें वो आपका फिनिश या टर्न बोल्ट। ठीक है, ये जो बोल्ट हैं वो आपके मीडियम, माइल्ड स्टील
हेक्सागोनल रॉड से तैयार किए जाते हैं। इसमें जो आपका हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल रॉड होती है, इस रॉड को कहते हैं, हम कहते हैं घिस करके, यानी कि फिनिशिंग के थ्रू कहते हैं कि इसमें टर्न कर लेते हैं, सर्कुलर शेप में इसे चेंज कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसे कहते हैं हेक्सागोनल से सर्कुलर शेप में ला रहे हैं, इसीलिए इसको क्या है टर्न बोल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो शैंक है वो आपका क्या आएगा बेटर फिनिशिंग के साथ होता है, यानी कि इनकी जो फिनिशिंग है, ठीक है, शैंक की वो बेटर होती है, सरफेस आपकी चिकनी होती है कि रफ नहीं होती है, इसीलिए जो बोल्ट और जो बोल्ट होल हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है कि वो क्या होती है बेटर होती है कि, ठीक है, क्योंकि बेटर है इसलिए लोड भी क्या है आपका सेफली ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसीलिए इनका जो यूज़ है वो आपका डायनेमिक लोडिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट है इसमें वो आपका हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये बोल्ट आपके कहते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील रॉड से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और इनका जो यूज़ है वो आपको कहते हैं डायनेमिक लोडिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इन बोल्ट में आपका जो शेयर फोर्स है वो आपका कहते हैं फ्रिक्शन के थ्रू रजिस्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपके शेयर फोर्स उसमें डेवलप होंगे, ठीक है, और वो कहते हैं आपके जो रजिस्ट किए जाएंगे वो आपके किसके थ्रू रजिस्ट किए जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस के थ्रू रजिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके कहते हैं 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 या 36 mm के डाया में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ना जो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन किया जाएगा बोल्ट का वो किया जाएगा आपका लोड ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपके दो टाइप्स हैं, पहला है आपका बेयरिंग टाइप्स, दूसरा आपका फ्रिक्शन ग्रिप टाइप। तो बेयरिंग टाइप बोल्ट में क्या होता है कि आपका जो शेयर फोर्स है, ठीक है, शेयर फोर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर में वो बेयरिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कहते हैं जो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइप बोल्ट हैं वो आपको कहते हैं बेयरिंग टाइप बोल्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन ग्रिप टाइप, तो इसमें आपके हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट आते हैं, ठीक है, इन्हें जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HSFG, ठीक है। ये बोल्ट आपको कहते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, फ्रिक्शन ग्रिप टाइप बोल्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका शेयर फोर्स है वो आपको जो ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके किसके थ्रू होते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक। ना जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बोल्ट पैटर्न, ठीक है, यानी कि बोल्ट को जब हम कहते हैं ये लगाते हैं कनेक्शन में तो किन किन पैटर्न में आपका लगाया जाता है बोल्ट। तो पहला आपका क्या पैटर्न है आपका चैन पैटर्न, ठीक है। चैन में जो आपके बोल्ट लगाए जाते हैं वो एक बोल्ट के पीछे दूसरा बोल्ट लगाया जाता है और दूसरे के पीछे तीसरा, यानी कि ये क्या एक सीरीज में लगाए जाते हैं आपके, ठीक है, एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है। नाउ जो सेकंड है आपका इसमें वो है आपका जिगजैग पैटर्न, ठीक है। इसमें जो आपके कहते हैं बोल्ट लगाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि दो बोल्टों के बीच में आपका तीसरा बोल्ट लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, यानी कि दो बोल्टों के बीच में आपका क्या एक बोल्ट लगाया जाएगा और इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता कि आप कहीं पे आपके 3 भी हो सकते हैं, कहीं भी आपके 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट है इसमें वो है आपका डायमंड पैटर्न। डायमंड इसमें जो आपके कहते हैं बोल्ट लगाए जाते हैं, ठीक है, उसमें दो बोल्टों के बीच में एक बोल्ट लगाया जाएगा और हर बार एक बोल्ट क्या आपका कम होता जाता है, तो ऐसा पैटर्न आपको कैसे कहलाता है, डायमंड पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए बोल्ट को लगाने के तरीके हो गए कि आप जब कहते हैं
बोल्ट लगाएंगे, यानी कि कनेक्शन में अगर आप बोल्ट को यूज़ कर रहे हैं तो किन किन पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके 3 पैटर्न हो गए, पहला आपका चैन पैटर्न हो गया, दूसरा आपका जिगजैग या स्टैगर्ड हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, डायमंड पैटर्न, ठीक है। नाउ जो इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो आपका बोल्ट कनेक्शन है उनमें कौन कौन से टर्म आपके यूज़ किए जाते हैं। नाउ आपकी ये क्या है, दो प्लेटें आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। और जो आपके रिबिट लगे हैं, सॉरी जो आपके बोल्ट लगे हैं वो आपके किस पैटर्न में लगे हैं, चैन पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो सबसे पहले आपका जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है आपका पिच ऑफ दी बोल्ट, ठीक है। तो पिच ऑफ दी बोल्ट क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन आपके लोड लग रहे हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर आपके जो दो नियरेस्ट रिबिट है, ठीक है, उनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाती है, ठीक है, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। नाउ जो इसमें नेक्स्ट आपका जो टर्म आपको यूज़ किया जाता है वो है आपकी गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है कि दो जो लगातार आपकी कहते हैं रो हैं, पंक्तियाँ हैं, ठीक है, उनमें जो आपके पास की जो रिबिट है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस कहलाती है। और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो लोड के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ना जो आपका नेक्स्ट इसमें जो आपका टर्म है वो है आपका एज डिस्टेंस, यानी कि किनारा दूरी। तो किनारा दूरी कहती है जो प्लेट के किनारा है, ठीक है, तो प्लेट के किनारे से जो भी आपका नियरेस्ट रिबिट होल है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, किनारा दूरी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका रिबिट, ये आपकी क्या प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लेट का क्या होगा, आपका किनारा होगा। तो प्लेट के किनारे से जो पास में आपका रिबिट होल कौन सा, ये वाला आपको क्या आएगा, ये आपको क्या पास में आएगा, ठीक है। तो इसके रिबिट होल तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एज डिस्टेंस कहलाती है। और इसे जो हम डिनोट करते हैं वो आपके किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ना जो नेक्स्ट आपका जो इसमें टर्म है वो है आपका एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो एंड डिस्टेंस क्या होती है कि जो भी जो प्लेट का एंड है, ठीक है, उससे जो नियरेस्ट आपका रिबिट होल होगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, एज डिस्टेंस, सॉरी एंड डिस्टेंस कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, एंड डिस्टेंस कहलाती है। इसे स्मॉल ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये भी एंड डिस्टेंस होगी, ये भी आपका क्या होगा, ये दूसरी प्लेट का किनारा, तो इसके किनारे से, सॉरी ये दूसरी प्लेट का एंड है तो ये दूसरी प्लेट के एंड से आपको जो नियरेस्ट आपका रिबिट होल है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, एंड डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक टर्म होता है स्टैगर्ड पिच या जिगजैग पिच। जिगजैग पिच, तो जिगजैग पिच क्या होती है आपकी कि मान लीजिए आपके जो बोल्ट हमने लगाए हैं, ठीक है, वो किस पैटर्न में है, आपके जिगजैग में आएंगे, ठीक है। तो जिगजैग में आपको क्या होगा, जो आपके दो रिबिट है नियरेस्ट, जो पास के जो रिबिट है उनके बीच की जो डिस्टेंस हैगी किस डायरेक्शन में, लोड की डायरेक्शन में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, जिगजैग पिच कहलाती है, ठीक है, या स्टैगर्ड पिच कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या पिच हो गई, ये हो गई आपकी क्या टर्म्स हो गए, टर्मिनोलॉजी जो आपकी यूज़ की जाती है। नाउ जो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिकेशन, कि जो बोल्ट कनेक्शन है उसमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशन आपके यूज़ किए जाते हैं कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिच के लिए देख लेते हैं। तो पिच के लिए आपकी पिच जो है, ठीक है, मिनिमम पिच आपकी जो रखी जाती है वो 2.5 डी रखी जाती है। यहाँ पे जो डी है वो आपका क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट या नॉमिनल डाया ऑफ सैंक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सैंक का डाया कहलाता है, ठीक है, सैंक डाया। उसके बाद आपको जो इसमें मैक्सिमम पिच जो ली जाती है वो आपकी कितनी ली जाती है, ये आपको डिपेंड करेगी
कि आपका जो मेंबर है वो किस टाइप का आएगा, यानी टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है या फिर अदर मेंबर आएगा। तो टेंशन मेंबर के लिए आपका जो आपका मैक्सिमम पिच ली जाती है वो 16T और 200 mm, इन दोनों में जो मिनिमम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पिच कहलाती है। यहाँ पर टी जो है वो थिकनेस ऑफ द मेंबर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या आपकी थिकनेस हैगी, थिकनेस ऑफ मेंबर, ठीक है। और थिकनेस भी हम कौन सी, जो पतली प्लेट होगी उसको हम यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। जो अगर आपका कंप्रेशन मेंबर है तो उसके लिए आपकी मैक्सिमम पिच ली जाती है, वो ली जाती है कि 12T और 200 mm, 200 mm जो भी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पिच कहलाती है, ठीक है। नाउ जनरल कंडीशन में जो आपकी क्या देंगे मैक्सिमम पिच ली जाती है वो 32 और 300 mm में जो भी आपकी मिनिमम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पिच कहलाएगी, ठीक है। नाउ अगर आपकी जो बोल्ट है वो चैन पैटर्न की जगह पे जिगजैग पैटर्न में लगे हैं तो आपकी जो पिच है वो आपकी क्या है, जो आपको ऊपर जो हमने पिच बताइएगी मैक्सिमम पिच की वैल्यू बताएगी, उन वैल्यूज़ को आप क्या आएगा 50% इंक्रीज कर सकते हैं। और जो गेज डिस्टेंस है वो आपकी लेस देन रहेगी कितनी, 75 mm, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका इसमें स्पेसिफिकेशन में वो आपकी गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो गेज डिस्टेंस आपकी कितनी ली जाती है कि जी जो है वो कभी भी नॉट मोर देन होना चाहिए 100 + 40 और 200 mm, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगी, ठीक है, इन दोनों में जो भी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, तो गेज डिस्टेंस उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट इसमें है वो आपका है मिनिमम एज डिस्टेंस। तो जो आपकी मिनिमम एज डिस्टेंस है वो आपकी कितनी ली जाती है 1.7 D0, ठीक है। D0 क्या है यहाँ पे आपका ग्रॉस डाया कहलाएगा, ठीक है, या बोल्ट होल डाया कहते हैं, इसे क्या कहेंगे बोल्ट होल डाया, ठीक है। तो ये आपको क्या D0 क्या होता है, बोल्ट होल डाया। और ये जो आपकी मिनिमम एज डिस्टेंस जो ली जाती है वो आपकी हैंड फ्रेम, यानी कि जो आपके किनारे हैं वो हाथों के द्वारा कटे हुए हैं, तो उस केस में आपकी जो मिनिमम एज डिस्टेंस ली जाएगी वो 1.7 D0 ली जाएगी, ठीक है। नाउ अगर आपका कहते हैं जो किनारे हैं वो किसके थ्रू कटे हुए, मशीन के थ्रू, तो उस केस में आपकी जो मिनिमम पिच ली जाएगी वो 1.5 सॉरी जो मिनिमम एज डिस्टेंस ली जाएगी वो ली जाएगी 1.5 D0, ठीक है। नाउ जो मैक्सिमम आपकी एज डिस्टेंस ली जाएगी वो आपकी कितनी ली जाती है कि जनरल कंडीशन में जो आपकी मैक्सिमम पिच ली जाती है वो कभी भी ज़्यादा ग्रेटर देन नहीं होती कि 12T × साई से, ठीक है। यहाँ पे साई जो है वो आपका √250/Fy, ठीक है। Fy क्या आपकी ईल्ड डिस्टेंस कहलाती है कि जो आपके बोल्ट वगैरह उनकी ईल्ड डिस्टेंस कितनी है। और ये जो आपकी ईल्ड डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है थिकनेस पर, ठीक है। वो जो भी आपके प्लेट वगैरह हम यूज़ करें उसकी कितनी थिकनेस है या जो आपका डाया है वो कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आपको कहते हैं अगर डाया आपका 20 तक है तो इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो 250, ठीक है, लेस देन 20 है, 20 से 40 के बीच में है, ठीक है, 20 से 40 mm के बीच में अगर आपकी थिकनेस है तो 240 ली जाती है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 40 हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 40 हो जाता है 40 mm, तो उस केस में आपकी जो ईल्ड डिस्टेंस है वो 230 मेगापास्कल ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या अगर आपकी जो मैक्सिमम एज डिस्टेंस है वो कितनी ली जाएगी 12T × साई, और साई क्या होगा आपका 250/Fy, ठीक है। अगर आपका कहते हैं जो एनवायरनमेंट में खुला हुआ कोरिजन वगैरह के लिए खुला हुआ है, ओपन है, तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम एज डिस्टेंस ली जाती है वो कितनी जाती है कि 40 + 4T,
यहाँ पर टी क्या आएगी, थिकनेस ऑफ द प्लेट कहलाएगी। कौन सी प्लेट होगी, पतली प्लेट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी ई मैक्सिमम, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट है टाइप ऑफ दी बोल्ट कनेक्शन। तो बोल्ट कनेक्शन आपको कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका लैप, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपका बट। तो लैप कौन से होते हैं, जब हम कहते हैं जो आपके प्लेट होती हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके अगर हम जॉइंट बनाते हैं तो आपके कैसे कहलाते हैं, ये आपको कैसे कहलाएंगे, ये आपको कहलाता है लैप जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम प्लेट के किनारों को सटा करके, ये आपका लैप जॉइंट है। और बट जॉइंट कौन सा कहलाएगा, जब हम कहते हैं प्लेट के जो किनारे हैं उनको सटा करके उनके ऊपर क्या आएगा, कवर प्लेट एक या दोनों तरफ लगा करके, तब हम कहते हैं बोल्ट कनेक्शन तैयार करते हैं, तो वो हमारा कैसा कहलाता है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, बट जॉइंट कहलाता है। ये हमारा कैसा कहलाएगा, बट जॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो हमारे क्या बट जॉइंट कहलाएंगे। ना ये आपका लैप जॉइंट का कहते हैं, फिगर दिखा रखा है, ठीक है। इसमें जो आपका प्लेट है क्या एक दूसरे के ऊपर हमने क्या है चढ़ाव, यानी कि ओवरलैप करके प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके और उसके बाद उसमें क्या है आपका बोल्ट को फिट कर दिया, तो ये आपके कैसे कहलाएंगे, लैप जॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। ये सिंगल लाइन क्योंकि इसमें एक लाइन में कहते हैं आपके रिबिट लगे, बोल्ट लगे हुए, तो इसीलिए ये कैसे कहलाएंगे, सिंगल लाइन बोल्टिंग कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें आपके क्या है 2 लाइन में आपके कहते हैं बोल्ट लगे हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे आपके डबल लाइन बोल्टिंग कहलाएंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप में नंबर्स में कहते हैं आप कहते हैं बोल्ट लगा रहे हैं लाइन में, तो आपके कहते हैं मल्टी लाइन बोल्टिंग कहलाएंगे, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट आपका बट जॉइंट, तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्लेट के जो कॉर्नर्स किनारे होते हैं उनको सटा करके उनके ऊपर क्या आएगा एक तरफ या दोनों तरफ कहते हैं कवर प्लेट लगा करके हम क्या करते हैं कनेक्शन को तैयार करते हैं। तो ये आपको क्या है सिंगल कवर बट जॉइंट दिखाया गया। ये आपको कैसा है सिंगल कवर, यानी कि इसमें सिर्फ क्या है एक साइड में कहते हैं कवर दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है डबल कवर, इसमें क्या है ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये सिंगल लाइन कहते हैं, ये कैसा का सिंगल कवर सिंगल लाइन बट जॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपके जो रिवेट हैं जो बोल्ट हैं वो आपके क्या है एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है ये क्या आएगा डबल कवर सिंगल लाइन बट जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसी में अगर कहते हैं आपके जो बोल्ट हैं वो 2 लाइन में लगे होते तो कैसा कहलाता है ये सिंगल कवर डबल लाइन बट जॉइंट, ठीक है। और यहीं पे अगर इससे ज़्यादा में लगा होता है तो कैसे कहलाता है सिंगल कवर मल्टी लाइन बोल्ट बट जॉइंट, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है आपका फेलियर ऑफ द बोल्ट जॉइंट, यानी कि बोल्ट जॉइंट है वो कब फेल होगा, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर आपकी प्लेट अगर फेल हो जाती है यानी कि प्लेट लोड को वेयर नहीं कर पाती है और वो फट जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उस केस में आपकी क्या होगा जो कनेक्शन वो फेल हो जाएगा। दूसरा, अगर जो आपका बोल्ट है वो अगर कहते हैं लोड को वेयर नहीं कर पाता है अब वो कट जाता है या फेल हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्या होगा जो बोल्ट कनेक्शन है वो आपको क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या 2 चीज़ें हैं, अगर 2 में से कोई एक भी चीज़ कहता है फेल हो जाती है तो आपको क्या आएगा जो बोल्ट कनेक्शन है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट के लिए, ठीक है। तो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट की क्या होगी, प्लेट जो है आपकी 3 चीज़ों में फेल हो सकती है। पहला शेयरिंग में, दूसरा आपका क्रशिंग में और तीसरा किस में रप्चर में, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ये आपको क्या आएगा बोल्ट लगा हुआ है,
ठीक है। तो बोल्ट लगने, जब इस पर हम क्या देंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस टेंसाइल फोर्सेस की वजह से आपकी जो प्लेटें हैं वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी तरफ। तो उस मूवमेंट की वजह से आपका जो बोल्ट है, बोल्ट जो प्लेटें हैं, प्लेटों के इन किनारों पर क्या देंगे, फोर्सेस आते हैं। अगर आपके क्या देंगे, फोर्सेस आते हैं, उन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो आपकी प्लेट आती हैं वो आपकी क्या है, इस तरीके से बीच में से क्या आएगा, इस इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बोल्ट के साथ क्या आएगा, कट होकर के यानी कि फट जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसा क्या कहलाता है आपका, ये शेयरिंग ऑफ एज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शेयरिंग ऑफ एज कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, फट जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, कट के। नाउ जो नेक्स्ट है आपका क्रशिंग। तो क्रशिंग में क्या होता है आपका, जो बोल्ट होल होता है, ठीक है, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब आपका इन पे प्लेटों पर फोर्स आता है, ठीक है, ये आपको लगा, ये आपका फोर्सेस है, ठीक है, पी फोर्सेस लग रहा है। तो जब इन पे फोर्सेस आता है, उस फोर्सेस की वजह से जो आपका बोल्ट होल है वो हल्के हल्के टकराव की वजह से क्या इस तरीके से हल्का हल्का चौड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है, इनका साइज क्या इंक्रीज हो जाता है। तो साइज जब इंक्रीज होगा बोल्ट होल का, तो क्या होगा कि जो आपके बोल्ट हैं वो उस बोल्ट होल में से निकल जाएंगे, तब भी आपका जो बोल्ट कनेक्शन वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रशिंग ऑफ प्लेट कहलाता है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका इसमें रप्चर ऑफ प्लेट। तो रप्चर ऑफ प्लेट में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, यहाँ पर आपने क्या है, बोल्ट लगा रखे हैं, ठीक है। तो जब आप इस पर फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है, जब आप इस पर फोर्सेस लगाएंगे तो फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से आपकी जो प्लेट है यहाँ से पूरी तरीके से कट होकर के अलग हो जाती है, यानी कि जो आपकी प्लेट है वो लगभग इस तरीके से दिखने लगती है। क्या होगा कि वो आपकी जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, ये थोड़ा सा सीधा, ठीक है, उसके बाद हल्का सा गोल डाउन, फिर सीधा, फिर गोल डाउन, फिर सीधा, फिर गोल डाउन, फिर सीधा, यानी कि ये आपकी जो प्लेट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि ये क्या पूरा एक बोल्ट होल होता है, ठीक है, ये आपको क्या एक बोल्ट होल होता है जिससे क्या ये अब बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कहते हैं आपकी फेलियर होती है वो आपकी क्या है, रप्चर ऑफ द प्लेट कहलाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्टार्टिंग की तो दो थी फेलियर प्लेट की, कौन कौन सी, क्रशिंग और शेयरिंग ऑफ प्लेट, ठीक है। इसको कहते हैं आपकी जो मिनिमम एज डिस्टेंस है, अगर हम उसको जो आपके स्पेसिफिकेशन बताए गए थे IS कोड के अकॉर्डिंग, अगर उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि फेल होने से इससे बचा सकते हैं, ठीक है। नाउ जब हम इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है वो क्या होगी, आपकी रप्चर में होगी। तो रप्चर की जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है वो आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो आपका फार्मूला है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का वो है आपका TDN = 0.9 FU AN डिवाइडेड बाई गामा ML, ठीक है। इसमें जो आपका FU है, ठीक है, वो आपके अल्टीमेट स्ट्रेस इन प्लेट कहलाएंगे, ठीक है। और जो AN है, AN आपका क्या रहता है, नेट एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। और इसका AN = क्या होगा आपका, अगर हम कहते हैं जिगजैग में यूज़ कर रहे हैं तो AN की जो फार्मूला है, ठीक है, यानी कि जो आपने बोल्ट पैटर्न अगर आप जिगजैग में यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो AN का नेट एरिया का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका B - N D0 प्लस समीशन
BSI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4GI, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T। ये आपका नेट एरिया का फॉर्मूला होगा। B क्या आपकी विड्थ ऑफ द प्लेट होगा, D क्या आएगा डाया ऑफ द बोल्ट होल, ठीक है, ये आपकी पिच कहलाएगी स्टैगर्ड पिच, ठीक है, उनका समीशन का स्क्वायर, और ये आपका क्या है G फॉर गेज इन स्टैगर्ड में, ठीक है, ये उनका समीशन कहलाएगा। T क्या है आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो आपकी पतली प्लेट हो गई। यदि आपको कहते हैं हम किस में यूज़ कर रहे हैं, चैन पैटर्न का यूज़ कर रहेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो AN होगा वो क्या होगा B माइनस एन डी नॉट ब्रैकेट में T, ठीक है। यहाँ पे B आपका क्या है ब्रेड्थ ऑफ दी प्लेट हो गई, और D नॉट क्या है आपका डाया ऑफ दी बोल्ट होल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका गामा ML है, यहाँ पे जो आपका गामा ML है, ये क्या आएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर है। इसकी जो वैल्यू ली जाएगी वो आपकी 1.25 ली जाती है, ठीक है। ना जो आपका जो नेक्स्ट है टॉपिक वो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट आपको दो चीज़ों में फेल हो सकता है, पहला आपका शेयरिंग में, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि आपका जो बोल्ट होता है, ठीक है, ये जो बोल्ट है, ठीक है, वो क्या होगा जहाँ पे आपके प्लेन होते हैं, जहाँ पे दो प्लेट आपकी मीट कर रही होती हैं, ठीक है, वहाँ से ये क्या बीच में से कट होकर के अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा शेयर फेलियर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है इसमें फेलियर जो आता है वो आपका आता है वियरिंग में। तो वियरिंग में क्या होता है कि जब आपका बोल्ट होता है, ठीक है, ये जो बोल्ट है, ठीक है, इसका कहता है कुछ पोर्शन लगातार टकराव की वजह से जो प्लेट टकराती रहती हैं उसकी वजह से क्या होता है कुछ पोर्शन यहाँ पे कट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फेलियर होता है ये क्या होता है आपका वियरिंग फेलियर कहलाता है, ठीक है। नाउ आप देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ शेयर, तो शेयर आपको क्या है दो चीज़ों में फेल हो सकता है, ठीक है। शेयर में आपकी क्या है जो आपका बोल्ट क्या है दो चीज़ों में फेल हो सकता है, सिंगल शेयर में और दूसरा क्या है आपका डबल शेयर में, ठीक है, डबल शेयर में। तो आपका सिंगल शेयर में क्या होता है कि आपका जो बोल्ट है वो यहाँ से क्या है बीच में से यहाँ से कट जाता है, तो ये आपको क्या है सिंगल शेयर कहलाएगा। और इसमें जो प्लेन है वो आपको क्या आएगा एक ही प्लेन होता है बीच वाला, ठीक है। इसमें आपको जो प्लेन होते हैं वो क्या है सिंगल प्लेन होता है, तो इससे क्या कर देंगे शेयर प्लेन ऑन थ्रेड, ठीक है। इसमें जो आपका प्लेन है वो किस पे हो रहा है थ्रेड पे फेल हो रहा है, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट है इसमें वो आपको क्या आएगा इसमें डबल शेयर फेलियर, ठीक है, या टू प्लेन शेयर फेलियर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें जो आपको कहते हैं डबल प्लेन क्यों बोलते हैं पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो फेलियर प्लेन होते हैं वो यहाँ पे क्या है दो होते हैं, एक ये वाला और एक आपको क्या है ये। तो इसमें जो आपका बोल्ट है दो जगह से कटता है, ठीक है। एक कहाँ से, एक आपको कहते हैं शैंक से कटेगा और दूसरा आपका है थ्रेड पे कटता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपके दो प्लेन पे कटता है दो जगहों पे, ठीक है। एक शैंक की जगह शैंक पर से कटता है और दूसरा आपको है थ्रेड पर से। तो इस तरीके जो फेलियर होती है, ठीक है, वो आपकी कैसे कहलाएगी टू प्लेन शेयर फेलियर या डबल शेयर फेलियर कहलाती है, ठीक है। नाउ जो शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है आपका VDSV इक्वल टू VNSV डिवाइडेड बाई गामा MB, ठीक है। BDSP का मतलब है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और BNSB का मतलब है कि नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है।
गामा एम बी का मतलब है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट, ठीक है, जो आपका 1.25 लिया जाता है। ठीक है, नाउ जो आपको क्या कहेंगे नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का जो फॉर्मूला है वो है आपका वी एन एस बी इजकल टू है एफ यू बी अपॉन √3 ब्रैकेट में एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। ठीक है, इसमें एन एन आपका क्या कहेंगे नंबर ऑफ प्लेन है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड, यानी कि जो आपका शेयर में जो आपका बोल्ट फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका कि कितने शेयर प्लेन हैं वो भी थ्रेड पर। ठीक है, थ्रेड पर कितने प्लेन हैं, और एन एस का मतलब ये है कि जो आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन है वो आपके सेंक पे कितने होंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसको एन एस को कि विदाउट थ्रेड कितने कहते हैं आपके शेयर प्लेन होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं सब देखिए, अगर आपको ये सिंगल शेयर हो रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देंगे एन एन कितना होगा नंबर ऑफ थ्रेड, नंबर ऑफ शेयर प्लेन ऑन थ्रेड, यानी कि थ्रेड पर आपके शेयर प्लेन कितने होंगे। तो ये जो आपका फेल हो रहा है वो किस पे हो रहा है, थ्रेड पे फेल हो रहा है, तो एन एन की वैल्यू कितनी रहेगी 1, यानी कि जो शेयर प्लेन है जो कटने, जो आपका बोल्ट कट रहा है वो कहाँ से कट रहेगा, थ्रेड पर जाके कट रहेगा। तो इसीलिए जो शेयर प्लेन कितना होगा इसमें 1 होगा थ्रेड पर, और एन एस कितना होगा सेंक पर आपको कट नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा शेयर प्लेन क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं किसके डबल कवर बट जॉइंट की, ठीक है, यानी कि 2 वे शेयर की अगर हम बात करते हैं या 2 प्लेन शेयर की बात करते हैं, तो इसमें आपका कहते हैं एन एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप देखें तो थ्रेड पे कितने आएंगे यहाँ पे एक ये कट लग रहा है, यानी कि शेयर प्लेन कितना आएगा थ्रेड पे आपका 1 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस पे सेंक पे कितने आएंगे, तो सेंक पे भी आपका क्या है ये देखिए आप, ये यहाँ पे कहाँ से कट रहेगा बोल्ट सेंक पे कट रहेगा, तो शेयर प्लेन आप एक आपका किस पे होगा सेंक पे होगा, तो एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, नाउ ए एन बी आपका एरिया ऑफ द थ्रेड कहलाया गया। ठीक है, एरिया ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड है उसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, और ए एन एस बी क्या आएगा एरिया ऑफ द सेंक कहलाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेंक कितना लिया जाता है आपका ए एस बी आपको लिया जाएगा π/4 d²। ठीक है, और ए एन बी आपका लिया जाता है 0.78 π/4 d²। यहाँ पे जो d है वो आपका डाई ऑफ द सेंक या डाई ऑफ द बोल्ट होता है। ठीक है, नाउ जो आपकी शेयर कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें कुछ रिडक्शन फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपको कहते हैं फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपके किसके हैं शॉर्ट जॉइंट के लिए दे रखे हैं, यानी कि जो बोल्ट कनेक्शन है उसकी जो लेंथ है अगर छोटी है तब उनके लिए ये सूटेबल रहते हैं। अगर इनकी कहते हैं लेंथ इंक्रीज होते बढ़ जाती है तो उस केस में हम क्या है इसमें कुछ रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रिडक्शन फैक्टर आपके यूज़ किए जाते हैं शेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करने में। तो जो सबसे पहला रिडक्शन फैक्टर है वो है आपका रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट, यानी कि जो आपका जॉइंट है वो काफ़ी लंबा है, तो उस केस में रिडक्शन फैक्टर लेंगे। तो कब कहेंगे कि हमारा जो आपका जॉइंट है वो लॉन्ग है, यदि आपका जो पहला रिवेट है और लास्ट जो रिवेट है उनके बीच की डिस्टेंस आपकी 15D से ज़्यादा है, तो एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है कि ज़्यादा है 15D से, तो उस केस में आपका जो जॉइंट होगा वो कैसा कहलाएगा लॉन्ग जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपका रिडक्शन फैक्टर है वो आपका लिया जाता है 1.075 माइनस 0.005 LJ/D। ठीक है, ये आपका रिडक्शन फैक्टर है, इसको जो डिनोट करते हैं वो BLJ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपका रिडक्शन फैक्टर होगा, इसकी जो वैल्यू है वो 0.75 से 1 के बीच की होती है। ठीक है, यहाँ पे जो D है वो आपका D क्या आएगा
शैंक डाया या नॉमिनल डाया कहलाएगा। ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट है रिडक्शन फैक्टर है, वो है आपका ग्रिप लेंथ के लिए। ठीक है, तो ग्रिप लेंथ अगर आपकी 5D से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो आपकी रिडक्शन फैक्टर है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना रिडक्शन फैक्टर लिया जाता है, वो आपका लिया जाएगा 8D/3D प्लस के LG। ठीक है, LG क्या आपकी ग्रिप लेंथ हैगी, D आपका डाया है। ठीक है, डाया ऑफ शैंक कह लीजिए या डाया नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट कह लीजिए। ठीक है, इसे हम जो डिनोट करेंगे BLG से करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रिप। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट जो आपका रिडक्शन फैक्टर यूज़ किया जाएगा वो है आपका है रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट। ठीक है, यदि जो पैकिंग प्लेट है, ठीक है, उनकी जो थिकनेस है वो आपकी 6 mm से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस रिडक्शन फैक्टर को यूज़ करेंगे, डिनोट करेंगे BPK से। ठीक है, तो जो आपका रिडक्शन फैक्टर लिया जाएगा वो आपको क्या जाएगा 1 - 0.0125 TPK। ठीक है, TPK यहाँ पे जो T है वो थिकनेस ऑफ दी पैकिंग प्लेट को डिनोट करेगी कि जो आपकी पैकिंग प्लेट है उनकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो ये आपको क्या आएंगे, ये आपके 3 रिडक्शन फैक्टर लिए जाते हैं शेप में। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट है इसमें बेयरिंग में आपको कहते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का। तो आपको बेयरिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है आपका BDPB। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग ऑफ बोल्ट। ठीक है, इजिकल टू क्या BNPB। ठीक है, ये क्या नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहलाएगा। ठीक है, अपॉन गामा MB। ठीक है, तो आपकी नॉमिनल क्या होगी, आपकी नॉमिनल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्या होगा 2.5 kp dt इंटू FU। ठीक है, तो यहाँ पे kp क्या आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, d क्या है नॉमिनल डाया है। ठीक है, t क्या आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट है और FU क्या है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस इन बोल्ट कहलाएंगे। ठीक है, नाउ kp के वैल्यू को देख लें, तो kp की वैल्यू जो आपकी इन चारों में कहते हैं जो मिनिमम होगी वो आपकी क्या है kp की वैल्यू कहलाएगी। तो कौन कौन सी वैल्यू है, ये E यानी कि एज डिस्टेंस अपॉन 3D नॉट। यहाँ पे जो D नॉट है मतलब बोल्ट होल का डाया इनटू पिच अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25 कॉमा FUB अपॉन FU कॉमा 1। इन चारों में जो आपकी मिनिमम होगी वही आपके कहते हैं KP की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे FUB क्या आएगा, ये आपको कहते हैं वेयरिंग अल्टीमेट स्ट्रेस इन बोल्ट है। FUB B का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, AB वाला B का मतलब है आपका बोल्ट से, और FU का मतलब ये है कि अल्टीमेट स्ट्रेस इन प्लेट। ठीक है, ना जब हम कहते हैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ बेसिक एजम्पशन माने जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो नॉट मोर देन होनी चाहिए डिज़ाइन लोड से, यानी कि जो आपने बोल्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कभी भी क्या है डिज़ाइन लोड से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कि जो आपका मान लीजिए आपने ग्रुप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो कोइंसाइड करनी चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेंबर के। ठीक है, बोल्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंबर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, और जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो जहाँ तक हो सके
वो क्या स्मॉल लेनी चाहिए, जिससे आपको जो रिडक्शन फैक्टर है वो आपको यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, नाउ जो आपकी नेक्स्ट है पिच आपकी मिनिमम पिच आपकी 2.5 डी ली जाएगी, मिनिमम एज डिस्टेंस आपकी 1.7 डी नॉट ली जाएगी। ठीक है, हैंड फ्रेम की कंडीशन में अगर आपकी कहते हैं मशीन कट एज है तो आपके 1.5 डी नॉट ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद डाई ऑफ दी होल की बात कर लेते हैं। तो आपका 12 के लिए आपका 13 लिया जाएगा, यानी कि 1 mm एक्स्ट्रा लिया जाएगा। 14 के लिए आपका 15 1 mm, उसके बाद 16 के लिए आपका 18 लिया जाएगा 18 mm, यानी कि 2 mm एक्स्ट्रा लिया जाएगा इसमें। ठीक है, 20 के लिए 22, ठीक है, और 22 के लिए 24, 22 के लिए आपका 24 mm लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बोल्ट होल का जो डाया है वो 1 2 या 3 mm एक्स्ट्रा लिया जाता है। ठीक है, तो आपका 12 के लिए 13 हो गया, 12 के लिए 13, 14 के लिए 15, 16 के लिए 18, 20 के लिए 22, 22 के लिए 24, 24 के लिए 26 और 30 के लिए 33 और 36 के लिए 39 जो आपका डाया होल है वो लिया जाएगा। ठीक है, नाउ जो इसमें नेक्स्ट है वो है आपका मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट में आपके क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्लास होता है, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, ग्रेड। ठीक है, क्लास के लिए हम कहते हैं जो डिनोटेशन करते हैं दिखाते हैं वो M16, M20, M22, ठीक है, M24। यहाँ पे M जो है मैट्रिक थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड को डिनोट करेगा। यहाँ पे 20, 22, 24, 16 जो दिखा रखा है ये आपका डाया ऑफ सेंको, ये नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको डिनोट करता है। अब जो नेक्स्ट है इसमें ग्रेड, तो ग्रेड जो आपके जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो है आपका 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 आपके ग्रेड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे FYBL का मतलब ये है कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, और FUB का मतलब है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो आपका 4.6, ठीक है, तो 4.6 के आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो आपके 400 मेगापास्कल ले जाएंगे, और जो आपके FY है, ठीक है, वो आपकी कितनी ले जाएगी, 240 मेगापास्कल। इसी तरीके से आपका जो 4.8 ग्रेड का जो बोल्ट है उसके लिए आपका FUB 420 ली जाएगी, और जो यील्ड स्ट्रेस है वो आपके कितने ले जाएंगे, 320। 5.6 के लिए आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आपके 500 ले जाएंगे, और जो यील्ड स्ट्रेस है वो आपकी 300 ली जाएगी। 5.8 ग्रेड के लिए देख लें तो 520 ली जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस, और जो आपका यील्ड स्ट्रेस है वो आपके कितने लेंगे, 400 मेगापास्कल। ठीक है, नाउ इसमें आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देख लेते हैं। तो आपका यील्ड के लिए जो आपको कहते हैं सेफ्टी फैक्टर ले जाएगा वो 1.1 लिया जाएगा। अगर मेंबर में बकलिंग हो रही है तो उस केस में आपको कहते हैं 1.1 लिया जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेस है तो आपके लिए 1.25 लिया जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, अगर हम बोल्ट की बात करेंगे, ठीक है, बोल्ट अगर आपका शॉप में है और रिपीट में है तो कितने कितने लिए जाएंगे, फील्ड में है तो कितने कितने आपका सेफ्टी फैक्टर लिए जाएंगे। फ्रिक्शन टाइप के कहते हैं अगर बोल्ट हैं तो आपका शॉप में लगाएं चाहे आपके फील्ड में लगाएं, जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.25 लिए जाएंगे। इसी तरीके से वेयरिंग टाइप बोल्ट के लिए भी आपको 1.25 लिया जाएगा। ठीक है, रिवेट के लिए जो आपको कहते हैं सेफ्टी फैक्टर लिया जाएगा वो 1.25 लिया जाएगा। ठीक है, वेल्डिंग की कंडीशन में आपका शॉप में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.25 लिया जाएगा। अगर आप फील्ड में कहते हैं वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 लिया जाएगा। ठीक है, नाउ जो आपका इसमें नेक्स्ट आएगा इसमें टॉपिक वो है आपका इफिशियंसी।
इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी क्या आएगी कि आपने जो बोल्ट कनेक्शन किया है तो उसकी कितनी क्षमता आएगी। ठीक है, तो क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कनेक्शन, ठीक है, बोल्ट कनेक्शन की कितनी है कि डिवाइडेड बाय क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे आप क्या आएगा? इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका कि जो आपको कहते हैं एक फिगर दिखा रखा है। ठीक है, इसकी क्या है आपको इफ़िशियंसी दिखानी है, यानी इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है कि। ठीक है, इसमें क्या आपको एक लैप जॉइंट दिखाया। ठीक है, इस लैप जॉइंट में आपको कहते हैं रिविट वगैरह कहते हैं, फिगर के थ्रू रिविट किस पैटर्न में लगे हुए हैं ये चीज़ दिखाई गई है, कितनी उनकी एज डिस्टेंस है, कितनी आपकी पिच आएगी। ठीक है, गेज डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें डिनोट की गई हैं। तो इसमें क्या आपको जो आपका लैप जॉइंट है इसकी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो आपको ये कहते हैं जो बोल्ट दे रखा है वो M20, कौन सी क्लास का? M20 क्लास का बोल्ट दे रखा है, और जो ग्रेड है वो आपको कितना है? 4.6 ग्रेड का है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं 20 डाया कितना होगा आपका? नॉमिनल डाया आपका बोल्ट कितना होगा? 20 mm होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं डाया ऑफ द बोल्ट होल या ग्रॉस डाया कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको कितना आएगा? डी नोट आएगा आपका 22 mm। ठीक है, 4.6 के लिए आपका FUB की वैल्यू होगी 400 मेगापास्कल। ठीक है, FUB की वैल्यू कितनी होगी? 400 मेगापास्कल। और FYV की वैल्यू कितनी होगी? 240 मेगापास्कल। ठीक है, और जो आपका बोल्ट के लिए आपका जो फैक्टर सेफ्टी लिया जाएगा वो आपका कितना रहेगा? 1.25 लिया जाएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है। तो इफ़िशियंसी के लिए क्या है? सबसे पहले हमें क्या है कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कनेक्शन है उसको कैलकुलेट करना होगा। अब बोल्ट कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या होगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है, उन दोनों में जो मिनिमम होगी, ठीक है, वही क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कहलाएगी, बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना होगा। पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कनेक्शन या जॉइंट उसको कैलकुलेट करना होगा, और वो क्या होगी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इन दोनों में जो आपकी मिनिमम होगी, मिनिमम वही आपकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जॉइंट या बोल्ट कनेक्शन कहलाएगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? TDN इजकल टू 0.9 FU EN अपॉन गामा ml। ठीक है, नाउ सबसे पहले एक एक चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर लें। पहले AN कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AN के लिए क्या है? इसमें जो आपका पैटर्न यूज़ किया गया है, ठीक है, इसमें जो आपका पैटर्न यूज़ किया गया वो कैसा आपका चैन पैटर्न है। ठीक है, इसमें जो आपके बोल्ट लगाए गए हैं वो किस में लगाए गए हैं? चैन पैटर्न में लगाए गए हैं। ठीक है, ये आपको कहते हैं जो एज डिस्टेंस है वो आपकी कितनी दे रखी है? किनारा दूरी आपकी 30 दे रखी है। ठीक है, गेज डिस्टेंस आपकी 50 दे रखी है, पिच भी आपकी 50 mm दे रखी है। ठीक है, और जो प्लेट की चौड़ाई है वो आपकी कितनी है? 160 है, 160 mm। ठीक है, टोटल कितनी है? 160, 50 और 50 100 और 30 और 30 60, यानी कि 160 दे रखी है। ठीक है, और जो आपकी प्लेट की
चौड़ाई है वो आपकी कितनी दे रखी है, थिकनेस कितनी, सॉरी प्लेट की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी दे रखी है 20 mm। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके चैन के पैटर्न के रूप में, तो हम क्या नेट एरिया ऑफ प्लेट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ जो नेट एरिया ऑफ द प्लेट का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या होगा, ए एन इजकल टू बी माइनस एन डी नॉट, ठीक है, इनटू टी। यहाँ पे बी क्या है आपकी ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट, तो वो कितनी है आपकी, बी आपकी 160 दे रखी है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ द बोल्ट इन एक वन रो में, तो एक लाइन में आपके कितने कितने लगे हैं रिबिट, यहाँ पे एक, इस लाइन में कितने रिबिट हैं, 3 रिबिट, सॉरी कितने बोल्ट लगे हुए हैं, 3 बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, डी नॉट कितना आपका 20 mm का कहते हैं, M20 का दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ ये आपका क्या है, ये तो है नॉमिनल डाया हो गया बोल्ट का। ठीक है, तो डी नॉट क्या होता है आपका ग्रॉस डाया या बोल्ट होल का डाया, तो बोल्ट होल का डाया कितना होगा 22 mm। ठीक है, 2 mm एक्स्ट्रा ले जाएगा यहाँ पे, तो 22 mm। ठीक है, टी आपकी कितनी दे रखी है 20 दे रखी है प्लेटों की थिकनेस। ठीक है, नाउ जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और आपकी जो वैल्यू है नेट एरिया की वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। कितनी आएगी, वो आपकी आ रही है 1880 mm² की। ठीक है, नाउ जब आपका नेट एरिया कैलकुलेट होकर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, TDN इजकल टू 0.9 FU। FU की जो वैल्यू है प्लेट के लिए ली जाती है, वो आपके लिए अल्टीमेट स्ट्रेस जो लिए जाते हैं वो 410 लिए जाएंगे। ठीक है, तो FE आपका 410 इंटू EN आपको कितना निकल के आया था 1880 डिवाइडेड बाई 1.25। तो यहाँ से TDN जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकल के आएगी वो 554.97 किलोमीटर निकल के आएगी। ठीक है, अब क्या आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होगी, जो शेयर है और जो बियर है, बियरिंग है, इन दोनों में जो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वही आपकी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कहलाएगी। तो शेयर में हमने कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शेयर के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, BDSV इजकल टू क्या होगा BNSV डिवाइडेड बाई गामा MB। ठीक है, और BNSV क्या होगा FUB अपॉन √3 ब्रैकेट में आपका NNANB प्लस के NSASB। ठीक है, बाकी ये आपका रिडक्शन फैक्टर हो जाएंगे BLJ BLG BPK। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो हम इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे कहते हैं आपका जो जॉइंट है वो शॉर्ट जॉइंट है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आपकी जो 2 रिवेट हैं, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है कि फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में 50 mm की है। ठीक है, और जो हमारे कहते हैं 15 mm की है। ठीक है, और लॉन्ग के लिए अगर हम देखते हैं, लॉन्ग जॉइंट के लिए अगर हम देखते हैं तो वो कितने थे 15 D था। तो 15 का मतलब कितना हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 20 इजिकल टू 300 mm। ठीक है, सॉरी ये पिच आएगी आपकी, फर्स्ट और लास्ट कहते हैं बीच में जो आपका ये आपका पहला है और ये लास्ट है। ठीक है, तो इसके बीच में आपकी 100 mm की कहते हैं डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये आपकी क्या है 200 से कम है, इसलिए ये लॉन्ग जॉइंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका किसके लिए था, पैकिंग प्लेट के लिए था। ठीक है, तो पैकिंग प्लेट इसमें है ही नहीं क्योंकि बट जॉइंट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या होगा इक्वल टू इसकी जो वैल्यू ली जाएगी वो 1 ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ग्रिप। ठीक है, तो ग्रिप के लिए आपका क्या था 5D था कि 5D से ज़्यादा ना हो, तो 20 का आएगा हमारा 20 इंटू 5 यानी कि 100 mm आया। ठीक है, अगर हम पैकिंग और अगर हम इसकी टोटल कहते हैं थिकनेस देखें वो कितनी होगी 20 ये कितनी होगी 40,
तो यानी कि आपको इसमें क्या है, जो आपके रिडक्शन फैक्टर हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए क्या है, नो रिडक्शन फैक्टर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो आपका BLJ BP के और BLG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आपका लैप जॉइंट है। ठीक है, तो NN की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और NS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये टर्म्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा इसमें VNSV का, वो क्या होगा, FUP/√3 ब्रैकेट में NNANP। ठीक है, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट ऑफ थ्रेड पे कितना उसका एरिया आएगा, नेट एरिया। तो आप क्या करेंगे, FUV आपका कितना हो जाएगा, आपका 400 डिवाइडेड बाई √3, NN आपका 1 हो जाएगा, 0.78 कितना है, थ्रेड का एरिया कितना, 0.78 π/4 d² लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे π/4 और d कितना है, 20। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो कितनी आ रही है आपकी स्ट्रेंथ इसमें, BNSV कितनी आएगी आपकी, 339.48 किलोन्यूटन। ठीक है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का क्या करेंगे, हम इसे 1.25 से डिवाइडेड कर देंगे, तो आपकी क्या 271 निकल आएगी, 271.58। ये आपके शेयर में आ गई। अब बेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो बेयरिंग के लिए भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नॉमिनल स्ट्रेंथ निकालेंगे बेयरिंग में। ठीक है, तो उसका क्या है 2.5 KP D/T/FU। तो KP क्या है, इन चारों में जो आपकी मिनिमम होगी, तो E/3D0। तो E कितनी आपकी 30 दे रखी थी, 30 mm डिवाइडेड बाई 3 × 22। ठीक है, ग्रॉस डाया आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.4545 आएगी। इसी तरीके से पिच के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.57 पिच अपॉन 3D0। पिच आपकी कितनी दे रखी है, 15 mm की दे रखी है। ठीक है, FUB/FU की देख लेते हैं, तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट कितने हैं आपके 400 दे रखे हैं, और प्लेट के आपके कितने हैं 410। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.97 और लास्ट जो आपका 1। इन चारों में जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सी आपकी KP कितनी होगी 0.4545, ये आपकी मिनिमम वैल्यू, यही आपकी क्या है KP की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, नाउ जो अब नेक्स्ट आपको क्या है, हम इस वैल्यू को जो KP की वैल्यू निकाला है उसको पुटअप करेंगे, और जो आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आएगी इन बियरिंग में वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा 2.5 0.4545 मल्टीप्लाई D/T। D आपका 20 है और T भी आपका कितना है 20 है, इंटू FU आपका 410। वैल्यू पुटअप करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, कितनी आएगी 186.345 किलोन्यूटन आएगी। ठीक है, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, डिजाइन वेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे बोल्ट की। ठीक है, नाउ अब देखेंगे कि जो आपने बोल्ट की जो स्ट्रेंथ निकाली है वेयरिंग और शेयरिंग में, इन दोनों में मिनिमम कौन सी है। तो आपने वही आपकी क्या कहलाएगी, बोल्ट की कहलाएगी। तो मिनिमम आपकी कौन सी है 271 रहेगी, तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी और बोल्ट कितनी है 271.58। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जब आपके बोल्ट की निकल के आ गई और प्लेट की स्ट्रेंथ निकल के आ गई, ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगी वो क्या होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कहलाएगी। तो वो आपकी मिनिमम को एक है आपकी 271 और दूसरी आपकी कितने 554। तो इनमें मिनिमम कौन सी होगी 271, और यही क्या है आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, अब इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए क्या है आपकी जो सॉलिड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे आप, FY/γ m0 × AG।
ये आप कहते हैं फार्मूला लगाएंगे। तो एजी क्या आपका ग्रॉस एरिया आपका कितना है 160 की आपकी विड्थ हैगी, ठीक है, प्लेट की, और 20 उसकी क्या है थिकनेस है, तो 3200 उसके क्या ग्रॉस एरिया हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो वो 250 की है, ठीक है। FE 410 आपका यूज़ किया जा रहा है इसमें, किसके लिए, प्लेट के लिए, ग्रेट आपका यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें कहते हैं आपके जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी होगी 250 होगी, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होगा, क्योंकि यील्ड में हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके आपकी जो सॉलिड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 727.272 किलोन्यूटन। नाउ इफिशियंसी के लिए क्या आपकी दोनों वैल्यू निकल के आ गई हैं, स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट कनेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ दी सॉलिड प्लेट, दोनों को पुटअप कीजिए, आपकी जो इफिशियंसी है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो है डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट की डिजाइनिंग, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है कि आपकी दो प्लेटें हैं आपकी, ठीक है, जिनकी जो विड्थ है वो आपकी कितनी है 120 mm दे रखी है, ठीक है। जिनमें एक प्लेट की जो चौड़ाई है सॉरी थिकनेस है वो आपकी 16 mm है, और जो दूसरी प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो आपकी 12 mm की है, ठीक है। और लोड के थ्रू जो आपका जॉइंट के थ्रू आपका जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो आपका कितना 150 किलोमीटर का डिजाइन लोड ट्रांसफर हो रहा है। प्लेट आपकी जो है FE 410 ग्रेड की यूज़ की है, और जो बोल्ट हैं वो आपको कैसे हैं बेरिंग टाइप बोल्ट हैंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोल्ट का डाया और ग्रेड को यूज़ एज्यूम करेंगे। तो हमने क्या है M16 ग्रेड का बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और जो ग्रेड है आपका 4.6 है, ठीक है। तो M16 के लिए आपको D की वैल्यू कितनी होगी 16, और D नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 mm, और अल्टीमेट स्ट्रेस कितने हो जाएंगे इसके लिए 400 मेगापास्कल। नाउ अब इसमें क्या मिनिमम पिच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पिच आपकी कितनी थी 2.5 D, ठीक है। तो 2.5 D कितना आपका 16 पंजे 80 इंटू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कितना आएगी 40 आएगी। 80 का 0 हासिल लगा 8, और 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। एक के बाद लगा दें तो 40 mm आपकी क्या आएगी पिच कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मिनिमम एज डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, एज्यूम कर लेना, इसमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि आपका जो एज है वो हैंड कट है या मशीन कट है। तो हमने एज्यूम कर लिया आपका क्या है जो एज है जो किनारा है वो कैसा आएगा मशीन कट है। तो उस केस में आपकी मिनिमम एज कितनी हुई 1.5 D नॉट। D नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 18, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 27, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेट, तो इनसे तो आप मिनिमम रख नहीं सकते, इनसे ऊपर ही रखेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपका 40 mm पिच आएगी, और जो एज डिस्टेंस है किनारा दूरी है उसकी कितनी है 30 mm है। नौ अब हम क्या करेंगे कि आपने जो स्पेसिफिकेशन माने हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या आएगा हम इसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है बोल्ट की उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो आपकी कहते हैं सेफ है या नहीं है। मतलब जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है वो डिजाइन लोड से कम तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट के लिए हम क्या करेंगे पहले शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपका लैप जॉइंट है, ठीक है। तो लैप जॉइंट में आपका थ्रेड की वैल्यू आपकी NN की वैल्यू 1 हो जाएगी और NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। वैल्यू पुटअप करके आपकी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी आ रही है 36,228 न्यूटन, ठीक है। नाउ इसको क्या करेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपकी 36,228 वैल्यू आई थी उसको
0.25 से डिवाइडेशन कर देंगे और आपकी जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आएगी 28,974 28,974 न्यूटन निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल्ट की कहते हैं वियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वियरिंग स्ट्रेंथ के लिए पहले क्या आपको केपी की ज़रूरत और जो नॉमिनल वियरिंग स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो केपी पहले केपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसमें E/3D0। ठीक है, ई हमने एज डिस्टेंस कितनी है 30 मानी है। ठीक है, और D0 कितना आएगा आपका 16 mm का हम कहते हैं बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो D0 कितना आएगा आपका 18। तो 3 × 18 वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी लगभग 0.4 के समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप पिच के अकॉर्डिंग कहते हैं कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, FU/FV के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और कॉमा 1, इन चारों में जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी KP। तो आपने क्या है सारी वैल्यूज पुटअप की और पुटअप करने के बाद जो आपकी KP की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.4907। ठीक है, नाउ जो आप कह रहे हैं नेट वियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो KP की आपको वैल्यू पता है, D आपने 16 ले रखा है, T आपके थिकनेस ऑफ दी जो प्लेट है वो आपकी क्या है मिनिमम वाली, दो प्लेट है आपकी, एक 16 mm की, ठीक है, एक 12 mm की। तो अब जो हम कहते हैं कैलकुलेशन में लेते हैं वो पतली प्लेट को लेते हैं। तो पतली प्लेट कितनी की 12, तो 16 × 12 इंटू आपकी कितना आएगा 400। ठीक है, वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपकी कितने की जो आपकी 94,222 न्यूटन आपकी क्या है बेयरिंग स्ट्रेंथ निकल आएगी। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए हम इसको क्या करेंगे, जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर उससे डिवाइडेशन करेंगे और आपकी क्या है इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगी वही डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो मिनिमम कौन सी होगी आपकी 28,274 न्यूटन, यानी कि 28.974 किलोन्यूटन। ये आपकी क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल आई। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ वोल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वोल्ट क्या होंगे डिजाइन फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, यानी कि कितने वोल्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे डिजाइनिंग के लिए। तो डिजाइन फोर्स आपको कितना दे रखा था 150 दे रखा है और 28.974 ये आपकी क्या बोल्ट की स्ट्रेंथ। जब आप सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो लगभग आपके कहते हैं 5.2 के आपके कहते हैं बोल्ट निकल के आ रहे हैं। तो 5.2 का हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट मान लें 6 बोल्ट हमने कहते हैं यूज़ किया। ठीक है, 6 बोल्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी कितने 2 रो में लगाएंगे, 2 पंक्तियों में लगाएंगे, जिसमें आपकी पिच जो रहेगी वो आपकी 40 mm की रहेगी और जो किनारा दूरी है वो आपकी 30 mm की रहेगी। ठीक है, नाउ फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ये आपके कहते हैं बोल्ट आपके लगे हुए होंगे। ठीक है, ये 40-40, ये 30-30 की, ये आपका 30 की रहेगी, 30 की रहेगी और जो गेज डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी 60 mm निकल के आएगी। ठीक है, टोटल आपकी जो आपकी प्लेट की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है 120 mm आपको गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किनारा दूरी कैलकुलेट कर लीजिए, बीच की गेज डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। नाउ अब क्या है कि बोल्ट की तो हो गई, अब क्या बची आपकी प्लेट बचिएगी। तो प्लेट कहते हैं आपकी जो लोड है डिज़ाइन लोड है 150 किलोमीटर, उसको वेयर कर सकती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे प्लेट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है TDN = 0.9 FUAN/Γ/ml। ठीक है, इसमें जो हमने कहते हैं बोल्टों को लगाया वो चैन में लगाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो AN क्या निकल आएंगे, आप AN निकाल लीजिएगा। AN क्या आएगा B - ND × T। ठीक है, D0 आएगा। ठीक है, तो N क्या है, N कितने होंगे आपके 2 रिपीट होंगे। एक लाइन में कितने लगा रखे हैं हमने 2 लगा रखे हैं। ठीक है, तो B की वैल्यू 120 है -2 × 18 इंटू यहाँ पे भी जो T की वैल्यू ले आएगी वो मिनिमम वाली 12 ले जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो AN है ठीक है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा, नेट एरिया निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद 0.9 FU आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द प्लेट है। तो आपकी क्या है FE 410 यूज़ की गई है।
तो इसके लिए आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस हैं वो आपके कितने के आएंगे, वो 410 होते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। और जब यील्ड स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेस थिकनेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नाउ जब आप कहते हैं कैलकुलेशन करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 297.562 किलोन्यूटन कैलकुलेट आएगी। ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 150 किलोन्यूटन है। इसका मतलब आपकी जो आपने जो डिजाइन किया है वो क्या आएगा, सेफ है, ठीक है। नाउ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।